चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं तो उस सेशन में सिंपली क्या चीज़ें रखे हैं। आज के सेशन में बात करेंगे थोड़ा सा उपवास के बारे में, क्योंकि हमारे आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है लंघनम परमम औषधम। लंघन जो है बेस्ट चिकित्सा है, परम औषधम सबसे बड़ी चिकित्सा है। बेस्ट परमम के लिए वर्ड यूज़ होता है, परम मतलब बेस्ट है, सबसे बड़ी चिकित्सा है लंघनम। तो लंघनम का जो और फॉर्मेट है वो है उपवास। मतलब लंघन एक्चुअली अगर हम बात करें तो हमारे आयुर्वेद में कई सारे तरह का लंघन होता है। उसमें से एक लंघन का जो तरीका है वो है उपवास, जिसको नेचुरोपैथी में उपवास बोलते हैं। नॉर्मली ये लोग बोलते हैं ना हम व्रत हैं, उपवास हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। बट जो आज की डेट में हम लोग उपवास रहते हैं, वो जो उपवास का हमारा तरीका है ना, वो उपवास का तरीका उतना सही नहीं रह गया। रियलिटी है कि नॉर्मली आप देखते हो कि बहुत सारे लोग उपवास रहते हैं, उसमें आलू फ्राई करके बढ़िया से खाना, कुट्टू के आटे की पूड़ी खाना, बहुत सारी तरह की पकौड़ियाँ बनाकर खाना, कुछ कुछ और भी चीज़ें इसी उधर की चीज़ें खाते रहते हैं। तो वो उपवास का तरीका नहीं है। आज जो हम बात करेंगे वो उस उपवास की बात करें। उप मतलब होता है पास में, वास मतलब रहना। तो एक्चुअली उपवास का अर्थ था परमात्मा के पास रहने का एक तरीका था उपवास। रियलिटी ये चीज़ थी। पर वक्त के साथ क्या हुई, चीज़ें बहुत सारी ख़राब हो गई। हर जगह में होता है ना कि कोई भी चीज़ आती है बहुत अच्छी से रहती है, पर हम उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग करते रहते हैं, मिलाते रहते हैं और चीज़ों को गलत करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम उपवास के साथ भी हुआ। लोगों ने मतलब कि उपवास को कह दो कि एक तरीके से रिचुअल्स बना लिया, और रिचुअल्स होते बहुत अच्छे हैं, बट उस रिचुअल्स को रिचुअल्स की तरफ फॉलो नहीं करा। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को जानती हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी में जहाँ पर भी जितने भी उपवास रखे जाते हैं उसमें किसी उपवास में कोई भी अन्न नहीं खाना होता है। आप ये सिंपल समझ लो, मतलब कुछ भी अन्न नहीं खाना होता है। लेकिन बहुत सारे व्रत होते हैं ना जिसमें आप बहुत सारा अन्न भी खाते हो, सब कुछ करते हो। अब यहाँ पर ये नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे मैम आप उपवास की बात कर रहे हो, हमसे तो उपवास रहा ही नहीं जाता है। आप देखो तरीके बहुत सारे, इसलिए मैं आज बहुत सारे उपवास के उन तरीकों पर बात करूंगी जो आप रह सकते हो, जिनको आप रहने के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि सबसे पहले एक चीज़ होती है ना कि हमारा माइंड मेकअप जब होता है तब हम उपवास रह पाते हैं। तो माइंड मेकअप होना बहुत ज़रूरी है। और माइंड मेकअप के बाद फिर हमें वाकई उपवास रहने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हमें उपवास रहना है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। देन यू कैन डू दैट। तो ये जो चीज़ है वो ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जय श्री राम सर, कमल सर। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है, तो प्लीज़ उस बात का ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगी। और वैसे भी याद है कि हमने जब बसंत ऋतुचर्या की बात कर रही थी मैं, जैसे पिछले सेशन मैंने लिया था, पिछली बार तो मैंने मात्रावस्थी आप लोग को ज़्यादा बताई थी, और ये भी बोला था कि प्लीज़ अपने वैद्य के पास जाइए, अपने चिकित्सक के पास जाइए, और वो जो प्रिस्क्राइब करता है जिस तरीके से बोलता है उस तरीके से लीजिए। इसलिए मैंने ये बताया था कि इस बीमारी में मात्रावस्थी काम करेगी, बट ऑयल जो है वो आपका डॉक्टर या चिकित्सक आपका डिसाइड करेगा, आपका वैद्य डिसाइड करेगा, उसको जैसे देना उस तरीके से देने का। आप अपनी मनमानी नहीं करिएगा, क्योंकि श्रद्धा लभते ज्ञानम होता है। तो जब हम श्रद्धा रखते हैं तो हमारी हर चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से होती हैं और ज्ञान भी होता है। और आप इन्फॉर्मेशन के मामले में कुछ भी अपने चिकित्सक से पूछ सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं इसका क्या क्या है, या कई बार कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मेरा कभी पेशेंट आया था पिछला, तो उसने बहुत सारी चीज़ें पूछी, फिर बोला अदरवाइज तो नहीं लोगे। मैंने कहा अदरवाइज क्यों लेंगे, आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व करने के लिए हम बैठे हुए हैं, तो हम आपको ज़रूर चीज़ें बताएंगे, और यहाँ कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अपने चिकित्सक के पास जाइए, हर चीज़ के मामले में उससे निर्णय लीजिए, जो वो कहता है वो फॉलो करिए। ये काम नहीं करिएगा हम सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन जो होती है बहुत ही खतरनाक चिकित्सा होती है। और यही वजह है कि मैं आज आपको बता दूं कि ये जो आपका सिस्टम है मतलब उपवास रहने का, यहाँ पर भी जब कंप्लीट फास्टिंग की जाती है और ख़ास करके लंबे समय के उपवास किया जाता है, तो वहाँ पर एक चीज़ रहता है कि आपको एक मतलब नेचुरोपैथ के कंसल्ट में होना चाहिए, या एक वैद्य के चिकित्सक की देखरेख में होकर के ही होना चाहिए। और जब आप कंप्लीट फास्टिंग करते हो, लॉन्ग टर्म की फास्टिंग करते हो, तो उस वक्त आपका पल्स, बीपी, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है। और उसके पहले इटसेल्फ आपके एक ईसीजी इको होना चाहिए, जैसे मैं अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में करती हूँ कि आपका एलएफटी, आरएफटी वगैरह, लीवर मतलब जो है लीवर के फंक्शन के, किडनी के फंक्शन के सारे टेस्ट, एक सीबीसी वगैरह, एक जनरल जिसको कहते हैं ना कि टेस्ट होना चाहिए, बायोमार्कर आपके होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्या बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं ना कि हमारी तो सारी चीज़ें ठीक थी जी, आपने ट्रीटमेंट करना शुरू किया तो इस वजह से ये चीज़ हुई। तो वहाँ के लिए भी बहुत काम आता है, और आपको भी पता होता है कि मेरी क्या कंडीशन है, तो एक बायोमार्कर होने चाहिए। इसी तरीके से जब हम कंप्लीट फास्टिंग करते हैं तो वहाँ पर भी एक बायोमार्कर होते हैं, मतलब आपके सारे टेस्ट कराए जाते हैं, साथ में आपका ईसीजी वगैरह, इको वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। आपको भी असेसमेंट होता है।
पहली बात है कि एक तो माइंड मेकअप हो, इस वजह से आज मैंने उपवास का किया। दूसरी बात क्यों किया, आपके ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु, जो अभी बसंत ऋतु चल रही है, अभी देख रहे हो ना बहुत सारे लोग का सूरज की धूप निकली है तो कब का प्रकोप हो रहा है। जैसे इटसेल्फ मुझे पिछले सेशन बहुत ज़्यादा था, मैंने बताया नहीं था, मैंने प्रज्ञा अपराध किया था, मैं फास्ट थी, मेरा संडे फास्ट रहता ही है। तो उस केस में मैं जा करके नारियल पानी, सॉरी, मैं गन्ने का जूस पीकर आई थी, और गन्ने का जूस पी करके आई थी, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उस वक्त मैंने 1-2 क्लासेस और ली थी, तो उसमें भी मैं देख रही थी काफ़ी आवाज़ का फ़र्क था। अभी भी हालांकि मौसम वैसा है तो थोड़ा बहुत चीज़ें फ़र्क है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका सबसे पहले माइंड मेकअप होना चाहिए। और उपवास का मैंने टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु बेस्ट टाइम पीरियड होता है आपके उपवास रहने के लिए। तो आप उपवास डिसाइड करिए और उपवास रहना शुरू करिए, ठीक है। जिसको सो कॉल्ड आज की डेट में आप फास्टिंग वर्ड यूज़ करते हो, तो व्रत रहना, उपवास रहना, फास्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, सिंपल सी बात होती है कि हमारी एक आदत होती है ना, हम अपने पेट को डस्टबिन समझकर कुछ ना कुछ हर वक्त डालते रहते हैं, चाहे क्रेविंग की वजह से डालें, चाहे कोई और डालें। डॉक्टर साहब नमस्ते, सृशन जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्या होता है कि जब आप इसको अपने पाचन से हटाते हो, मतलब जो हमारा पेट जो होता है खाना खाने का काम नहीं, मतलब खाना पचाने का कार्यक्रम नहीं करता है, तो वो बॉडी की इटसेल्फ हीलिंग वाला काम करता है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उपवास करें या व्रत रहें या फास्टिंग करें, जो टर्मोलॉजी जिसको भी यूज़ करना है। आप देखो बहुत सारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में तो था ही शुरू से फास्टिंग था, जैन धर्म में भी बहुत ज़्यादा व्रत रहा जाता है ना। तो आप जैसे जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं, तो सिटिंग जॉब वालों को वीक में 1 डे कंप्लीट फास्ट होना चाहिए। कंप्लीट फास्ट का मतलब होता है सिर्फ आप पानी पर रहेंगे या नींबू पानी पर रहेंगे, और ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ साथ में हमारे नेचुरोपैथी में ये चीज़ करते हैं कि उसमें आपको एनीमा दिया जाता है, क्योंकि कचरा तो बन ही रहा, तो बॉडी से निकलना चाहिए। और मैं बात वही कर रही थी कि जब आप फास्टिंग करते हो तो फास्टिंग में क्या होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, तो आपके डाइजेशन के काम को छोड़ करके जो बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको जलाने का काम करता है। इसीलिए जब आप फास्टिंग भी हो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर जो कचरा बन रहा था, जो मल बन रहा था, वो सब सारी चीज़ें बनेंगी, बट हो सकता है वो अपने आप से नहीं निकल पाए, तो इस वजह से एनीमा देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बात का ख्याल रखिए। और ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी को 4 दिन का करना है, किसी को 6 दिन को करना है, किसी 10 दिन को करना है। ये आपकी फिजिकल कंडीशन, आपकी मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। आपका आत्मबल कितना है, आपके शरीर की ताकत कितनी है, उस हिसाब से आपका एक नेचुरोपैथ जो होता है या आपका चिकित्सक डिसाइड कर सकता है कि आपको कितने दिन व्रत रहना है और कैसा व्रत रहना है। क्या कंप्लीट व्रत रहना है, पार्शियल व्रत रहना है, या सिर्फ नींबू पानी पर रहना है, या आपको फ्रूट जूस पर रहना है, या आपकी सब्जियों वेजिटेबल्स के सूप पर रहना है, या किस तरीके से रहना, मतलब वो फास्टिंग का तरीका आपको डिसाइड करेगा। तो इस बात को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और फिर फास्टिंग रहना है। तो जब आप फास्टिंग को प्रॉपर तरीके से आप रहेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, इस बात को समझ लीजिए। तो इसी वजह से मैंने कहा, तो पाचन संस्थान को, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब हम थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं। जैसे अभी आप देखो, आज मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ज़्यादा उठी थी और अभी जर्नी भी किया था, तो उस वजह से काफ़ी थकान है, वो फेस पर भी मेरे नज़र आ रही होगी आप लोग को। तो नॉर्मली ये तो हो गया कि हम कोई काम ज़्यादा कर लिया, कुछ भी कर लिया, बट होता क्या, खाना तो हम रोज़ खाते रहते हैं ना, और दिन भर खाते रहते हैं। मतलब कुछ लोग की तो आदत होती है, या यहीं पर एक बात कहूँगी, अदरवाइज नहीं लेना एलोपैथी का, जो लोग माइंड सेट रखते हैं या एलोपैथी चिकित्सा वाले हैं, कि उन्होंने, डॉक्टर ने पेशेंट को बोल दिया, खासकर डायबिटीज़ के केस में, कि हर 2 घंटे पर खाना है। अब पेशेंट को भूख लगे और नहीं लगे उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, पेशेंट भी कैसा होता है कि उसने, डॉक्टर ने बोल दिया है, तो ये डस्टबिन है, जैसे मतलब एक शटर खोलना है और उसमें हर 2 घंटे पर कुछ ना कुछ डालना है। अभी मेरे पास में किसी का केस ऐसा आया मेरे पास में, तो उसमें वही है, पेशेंट की पहले हालत कम ख़राब थी, अभी जब से उसने मेडिकेशन शुरू करे, मतलब जब डायग्नोस हुआ तभी मेडिकेशन शुरू होगा, तो उसके बाद उसकी हालत ये है कि अब उसका मुंह कड़वा है, उसको भूख नहीं लग रहा, उसको कुछ नहीं लग रहा, बट डॉक्टर ने चूंकि बोला है तो इसलिए हर 2 घंटे पर इसके अंदर कुछ ना कुछ डाल रहा जा रहा है। मैंने आप लोग को शुरू से सेशन में एक बात कही थी कि बॉडी के अंदर परमात्मा ने बनाया था, तो परमात्मा ने एक चीज़ करी है कि जब आपको ज़रूरत होगी तब आपको भूख लगेगी, और सच्ची भूख लगेगी, असली भूख लगेगी, क्रेविंग वाले नहीं। और जब को पानी की ज़रूरत होगी आपको प्यास लगेगी। तो जब आप, ये नियम नहीं, जैसे कुछ लोग को मैंने देखा है ना, पानी के लिए भी मैं बोलती हूँ, कुछ लोग का होता है कि बस नियम बना रखा है हर आधे घंटे पर कुछ ना कुछ डालना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी में गए, किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि इतने इतने घंटे पर आपको इतना पानी चाहिए। खासकर किडनी उडनी की प्रॉब्लम जिन पेशेंट्स को फंसती है, किडनी स्टोन वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, तो प्लीज़ इस माइंडसेट को मत फॉलो करिए, मैं यही कहूँगी। उसको करके देखिए, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने आप लगातार करिए फिर खुद अपने आप रिजल्ट देखिए। बल्कि हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी डिसीज़ होती हैं जिसमें हम बोलते हैं कि पानी का अमाउंट आपको कम पीना है ना।
उसमें से प्रमेय एक और बीमारी है जो है जिसको अग्निमांद होता है, जिसकी डाइजेस्टिव फायर लो होती है। कम पीने का मतलब ये नहीं होता है वो जो आप अभी 10 लीटर 4 लीटर 6 लीटर ऐसे करके पी रहे थे। कम पीने का मतलब होता है कि आपको जितनी प्यास लगेगी सिर्फ आपको उतना पानी पीना है। जैसे मैंने शुरू से कहा, आपको जितनी प्यास लगेगी आपको उतना पानी पीना है, जितनी भूख होगी मतलब भूख लगेगी उतना खाना खाना है, या आपकी अग्नि बहुत मंद है तो उस भूख से थोड़ा सा कम खाना है और हल्की और सुपाच्य चीज़ें खानी है। अभी ये नहीं कि पता चला भूख लगे ना लगे भारी भारी चीज़ें खाएंगे, पेट भर करके खाएंगे, यहाँ तक भर करके खा रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें प्लीज़ मत फॉलो करिए। वो और आप खुद ही करके देख लो और 2-3 महीने में आपको रिजल्ट आएगा। इसीलिए आपने देखा ना पैनल पर मैं किसी मेडिसिन की बात नहीं करती हूँ, मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जिसको विदाउट एनी इफ एंड बट यू कैन फॉलो और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और जहाँ पर भी लगता है कि नहीं इस चीज़ को चिकित्सक की देखरेख में होना चाहिए, वहाँ पर मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास, अपने चिकित्सक के पास विजिट लगाइए, ठीक है, जाइए उसके पास में। ये नहीं है कि हर चीज़ के मास्टर हर कोई नहीं होता है। आप अपने मन से कोई काम करेंगे फिर उसके हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग भी आयुर्वेद में भी सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो आयुर्वेद के सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं, ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं, उनको रिजल्ट नहीं आते हैं और परेशान होते हैं। वहाँ पर मुझे एस्ट्रोलॉजी की एक बात आती है, हालांकि एस्ट्रोलॉजी के टाइम में बात करती पर मैं यहीं पर बताऊंगी। हमारा गुरु ग्रह का प्लैनेट का नंबर होता है 9 नंबर और 12 नंबर को रिस्पॉन्ड करता है। मीन राशि का में उच्च का शुक्र होता है और बुध नीच का होता है। उसके पीछे वजह होती है कि जो परमात्मा का प्यार होता है वो सबसे बड़ा प्यार होता है, तो इसलिए शुक्र वहाँ जाकर उच्च का होता है। बट बुध नीच का इसलिए होता है कि जहाँ पर आप ज़्यादा बुद्धि लगाओगे ना तो परमात्मा को आप नहीं पा सकते हो। इसीलिए आप चिकित्सक के पास जाते हो तो प्लीज़ अपने आप को उसको समर्पित करिए। मैं एस्ट्रोलॉजी को इससे आपको जोड़कर इसलिए बता रही हूँ कि चिकित्सक के को जब आप समर्पित करेंगे तो आपको चीज़ें, आपको हालात बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्लीज़ विजिट टू योर चिकित्सक, वैद्य, डॉक्टर, जिसके पास भी जाना है उसके पास जाइए, ठीक है। जो जिस फील्ड का मास्टर मतलब जिस फील्ड में जहाँ पर जिससे जिस राय मशवरा की ज़रूरत है उनके पास जाइए और उनसे लीजिए और फिर उपवास का पालन करिए। अदरवाइज सिंपल फास्टिंग से तो शुरू कर सकते हैं। अब कुछ लोग फास्टिंग शुरू करते हैं या व्रत रहना शुरू करते हैं तो बोलते हैं मेरे को रोज़ तो मैं 12-1 बजे खाता हूँ, उस दिन मुझे 10 बजे भूख लग जाती है। तो ये आपका माइंड सेटअप होता है। तो अपने माइंड सेटअप को, अपने माइंड मेकअप को चेंज करिए और चीज़ें अपने आप बदलने लगती हैं। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। दूसरी बात बताया था कि मेरे यहाँ मतलब हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म था उसमें शुरुआत से ही था व्रत को सिंपली एक तरीका ये था कि आपको फिजिकल लेवल पर ठीक होते और आप मेंटल लेवल पर भी ठीक होते। जैसे मैंने बोला ना कि अगर व्रत रहना है तो उसके लिए एक माइंड मेकअप करोगे और जितना अच्छा माइंड मेकअप होता है या जितना अच्छा आपके अंदर दिमाग में ताकत होती है ना, धैर्य और क्षमता होती है, उतना बढ़िया सा व्रत रहते हो। व्रत में पैनिक नहीं होते। नहीं तो बहुत सारे लोग ना नॉर्मली रोज़ 2 बार खा रहे हैं लेकिन व्रत वाले दिन आप देखोगे 4 बार 50 आइटम जा चुके होते हैं, दूध के भारी भारी चीज़ें खा रहे होते हैं। और जैसे मैंने बोला कुछ हलवे खा रहे होते, कुछ पूड़ी खा रहे होते, जैसे कुट्टू के आटे की पूड़ी बनती है, आलू की अच्छी सी सब्जी बनी, उसमें ये क्या बोलते हैं सिंघाड़े के आटे की पूड़ी खा रहे हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। साबूदाने का बड़ा बड़ा आइटम बना बना कर खाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान करती हैं। तो मैं कहती हूँ जिन लोग को कुछ नहीं पता समझ में आता है उनको सिंपली आप ये कर सकते हो कि आप फ्रूट फास्ट पर रहिए और दूध मत लीजिए। मैं आपको सिंपल बताऊं कि दूध जो होता है वो हमारे कल्प में काउंट होता है। हमारे आयुर्वेद में भी, नेचुरोपैथी में भी कहते हैं वो कंप्लीट फूड माना जाता है। तो इसलिए दूध पर कोई फास्ट नहीं रहा जाता है अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी ज़रूरत वाली चीज़ नहीं होती जिस पेशेंट को हमें बहुत बल का वर्धन कराना होता है, वेट गेन कराना होता है, तो वहाँ पर उस तरह की सी चीज़ें करी जाती हैं। अदरवाइज दूध पर फास्टिंग नहीं की जाती है, इस बात का ख्याल रखें। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्रत रहते हैं, दिन में 2 बार दूध ले लेंगे और सारी चीज़ लेंगे, मखाने की खीर खाएंगे और मतलब इस तरह की साबूदाने की खीर खाएंगे। तो आपको राम राम जी, श्रीशन जी, तो मतलब उनकी जो माइंड मेकअप होता है कि हमें रोटी तो नहीं खाई लेकिन उसके लिए पता नहीं क्या क्या खा डालेंगे, तो वो उपवास नहीं है, वो सिर्फ कहने पर को। इसीलिए बहुत सारे लोग जब दूसरे धर्म वाले होते हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, वो बदनाम करते हैं कि व्रत करना है हुआ है, या जेंट्स कभी लेडीज़ के लिए कह देते हैं व्रत करना हुआ, दिन भर तो इसमें भरते रहे। तो दिन में जब भरते रहे तो ये व्रत नहीं हुआ। उपवास का सिंपल सा मतलब है कि अपने पाचन संस्थान को आप क्या कर रहे हो, रेस्ट दे रहे हो। तो पाचन संस्थान को रेस्ट देने के लिए ज़रूरी है कि खाना न खाया जाए। यहाँ पर मैं भूखों मरने की बात नहीं कर रही हूँ। आपका जो उपवास होता है वो शुरू होता है आपके खाना छोड़ने से और तब तक होता है जब तक आपको अच्छी भूख नहीं लग जाती है। मतलब जैसे ही आपको अच्छी भूख लग गई, आप समझ लो कि उपवास की सीमा मेरी यहीं तक थी। और भूखमरी अलग चीज़ होती है कि भूख लग गई और अब धातुओं का क्षय होना शुरू करा, बॉडी मतलब इटसेल्फ बर्बाद होने लगी, बॉडी का खुद का क्षरण होने लगा, तो वो चीज़ नहीं होती है। भूखमरी नहीं, दैट इज स्टारवेशन नहीं करवा रहे हम आपसे, उपवास करा रहे हैं।
खास करके जिन लोगों को देखोगे आज की डेट में बहुत सारे लोग को भूख लगती ही नहीं है, तो उनको पक्का सा उपवास करना चाहिए। और आपके उपवास की सीमा वही है, जब आपको बहुत बढ़िया से भूख लगने लगे समझ लो उपवास कंप्लीट हो गया। आपकी जो भी चीज़ें बनी थी, कचरा टॉक्सिक मटेरियल वो बॉडी से निकलेगा, तो इसीलिए उसको असेस करते हैं। तो ये हम तरीका देते हैं। जैसे देखो ना, इंसानों की तो आदत है खाता रहता है, बट जानवरों को तबीयत खराब होती है ना, वो कभी भी नहीं खाते। आप उनके सामने चाहे जितना अच्छा सा गार्निश करके दे दो, मतलब उनका चारा अच्छे से कर दो, उसमें दाल डाल दो, उसमें और भी चूनी खरी सब डाल दो, लेकिन वो जानवर नहीं टच करेगा। बट हमको क्या होता है कि ऐसे तो हमें भूख नहीं लगती है, और मतलब बुखार हुआ है मान लो, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको पर्सनल बता रही हूँ कि मैगी बनाकर लोग खाएंगे, पास्ता बनाकर खाएंगे, या कुछ और खाएंगे, या बच्चों को ही खास करके तबीयत खराब हो गई और बच्चा खा नहीं रहा क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव फायर अलाउ नहीं कर रही है, उसको भूख नहीं लगी है। पर माँ क्या करेगी, उसको दुनिया भर के तरीकों से खाना बना बना कर देगी। क्यों बना कर देगी? बच्चा नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा। अरे भाई, भूख लगेगी तो बच्चा हो चाहे बड़ा हो वो खाएगा। ये जो नखड़े होते हैं ना कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम ऐसे नहीं खाएंगे, वैसे नहीं खाएंगे, वो सारे नखड़े उन लोग के लिए होते हैं जिनको भूख असली लगती ही नहीं है। तो उनको तो नाटक करेंगे। असली भूख लगेगी तो हमारे यहाँ चरक जी ने साफ साफ कहा है कि आप पत्थर भी पचाने की क्षमता रखते हो, तो फिर आप वो सब खा सकते हो। बट असली भूख आज की डेट में लोग जानते ही नहीं है, तो प्रॉब्लम ये है। तो प्लीज़ उपवास इसलिए रही कि आप असली भूख का मजा ले सकिए। और वैसे भी मैंने एक्सपीरियंस से जाना है कि जब आपको भूख लगती है ना, खाना खाना शुरू करो, एक वक्त के बाद आपने एक रोटी खाई, 1.5 रोटी खाई, और लग रहा है कि नहीं अब तो खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, इसका मतलब भूख तो मर चुकी, भाई बंद कर दो खाना खाने को। तो वो भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप प्रैक्टिकल अनुभव से सीखते हो। तो वो सारी चीज़ें बताने का मेरा मतलब यही था, क्योंकि अभी बसंत ऋतु चल रही है, बहुत सारे लोग को कफ का प्रकोप है, बहुत सारी तकलीफें हैं, फीवर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो उन सारी चीज़ें नहीं हों, उनको अवॉइड करने का एक बेस्ट तरीका यही है कि प्लीज़ उपवास रहिए। ठीक है, हमारा धर्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, सब कुछ कहता है। और हमारा जो हिंदू धर्म है बहुत ही ऑथेंटिक है, तो उसमें उपवास की इसीलिए वैल्यू दी गई थी। और उसमें धर्म के साथ जोड़ी गई थी, जैसे एकादशी का व्रत रहना, या कुछ लोग वीकली फास्ट रखते थे, कोई संडे का व्रत रहता था, कोई ट्यूसडे का व्रत रहता था, मतलब अलग अलग तरीके से लोग व्रत रहते थे। और उसमें मुझे आज भी याद है कि मेरी मदर जो थी उनका यही था, क्या दिन में 10 बार पानी पियेंगे, 10 बार वो करेंगे। वो रियलिटी जो बहुत पुराने ज़माने के लोग सही सही सोच वाले थे, वो दिन में खाते पीते नहीं थे, वो हार्डली 1 बार खाते थे या कुछ 2 बार खाते थे। और वो भी ऐसा होता था कि उन सबके साथ उनकी शरीर बहुत कमज़ोर होती थी, मतलब उनके शरीर के अंदर कुछ पचाने की चीज़ें बची नहीं रहती थी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और इंसान बहुत अबीसा है, स्टेशनरी सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीता है, जैसे आजकल सिटिंग जॉब वाले हैं, चाहे हम हों चाहे आप हों। तो एटलीस्ट वीक में हम लोग को 1 डे कंप्लीट फास्ट रखना चाहिए। बट कंप्लीट फास्ट रखने के लिए मेंटल मेकअप होना चाहिए। तो कंप्लीट फास्ट नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम कुछ तो फास्ट रखो। जैसे एक सिस्टम है कि ब्रेकफास्ट स्किप करने का सिस्टम, कि सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया। लेकिन अब वही शर्त फिर से आएगी, जिसको अच्छी सी बढ़िया सी भूख लगती है सुबह, उसको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। बट जिसको सुबह सुबह भूख नहीं लगती, जैसे हम अपने पेशेंट्स को हमेशा कहते हैं, पूछते हैं कितने बजे ब्रेकफास्ट करें, मान लो उसने जो भी टाइम बताया, मैं पूछती हूँ कि आपको भूख लगी थी। अगर पेशेंट बोलता है नहीं, तो मैं उसको बोलती हूँ प्लीज़ इस टाइम खाना खाना छोड़ दीजिए। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो ब्रेकफास्ट आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ होती है। दूसरा एक तरीका होता है कि रात को खाना नहीं खाना, खासकर जैसे अपने सिस्टम में धर्म में बोलते हैं ना, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना। रियलिटी में रात का जो है डिनर स्किप करके देखिए। जिन लोगों को भी क्रॉनिक डिसीज़ वगैरह रहती हैं या और बड़ी बीमारियां रहती हैं, तो वहाँ पर हम हमेशा कहते हैं कि रात का खाना नहीं खाइए। पर तब पर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिसीज़ वाइज हमारे आयुर्वेद में है अलग अलग तरह की, वागु कल्पना है, पेया कल्पना है, मंड है, बिलेपी, मतलब अलग तरह की फूड की प्रिपरेशन तरीके हैं। बट ये नॉर्मल ये वाला नहीं तरीका है। तो वो आप अपने चिकित्सक के पास जाइए, आपकी बीमारी के हिसाब से आपको एक मील में ऐसी चीज़ बनाएगा। और इसके लिए मैंने अपना यूट्यूब पर एक वीडियो भी डाला हुआ है, उसमें रिनल डिसीजेज जिनको है, जिनको यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम है, फीवर है, इस तरह की चीज़ें हैं, मैंने उस पर एक बहुत छोटा सा बहुत शॉर्टकट के 2-3 वीडियो डाले हैं, जो आप देखोगे हार्डली 15-15 सेकंड के 3 वीडियो हैं। चैनल का नाम मेरे है दीर्घायु आरोग्य केंद्र भाई वैद्य शशि तिवारी। तो आप उस पर विजिट करिए, आप देखिए मैंने इस तरह की चीज़ें क्यों डाली हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आजकल आते हैं ना किडनी पेशेंट्स, और मैं इस वजह से भी डाल रही हूँ कि मेरे जो अपने पेशेंट्स हैं, रियलिटी है, मेरे अपने पेशेंट्स को भी अगर मुझे कोई चीज़ फॉरवर्ड करनी पड़ती है तो बार बार कई बार होता है वीडियो बनाया भेजा, फिर मैंने कहा यूट्यूब पर ही डाल दो, तो बेटर ये है कि आप उनको अच्छे से फॉरवर्ड भी कर दोगे और एक चीज़ हो जाएगी। तो वो मैंने बनाया हुआ, आप देखिए बहुत सिंपल सा है, जस्ट अष्टगुण मंडक की बात याद आ गई तो सो मैं बता देती हूँ, आप लोग भी इस टाइम में फॉलो कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका है। कुकिंग करने वाले लोग जितने हैं वो सारे कर सकते हैं, मेल भी बना सकता है बड़े आराम से। उसमें वैसे हालांकि बनाने को तो है, तिल तेल में हींग का छौंका मारने को है, बट मान लो आपके घर में तिल तेल नहीं है, वो मार्केट वाला नहीं लेना 300 रुपये लीटर वाला,
सोचो 300 रुपये किलो का 1 किलो तिल नहीं आता तो 300 रुपये का लीटर वाला तेल मिल जाएगा, तिल का तेल मिल जाएगा। तो तिल का तेल नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम फंसती। तो ओरिजिनल तिल का तेल होना चाहिए। अगर मान लो ओरिजिनल तिल का तेल आपको नहीं मिल पाता है, आप कुकर में या जिस भी बर्तन में बनाते हो उसमें घी डालिए, घी में हींग का तड़का डालिए। उसके बाद आपको क्या डालना है, मूंग डालना है, चावल डालना है, मतलब मूंग की दाल डालोगे, चावल डालोगे, उसको अच्छा से भून लीजिए। भुनने के बाद में उसमें त्रिकटू मतलब सूंठी मिर्च पिपली डालना है और साथ में धनिया डालना है। ये सारी चीज़ें डाल करके और संधा सॉल्ट डालना है और पानी डालकर सीटी मार लीजिए, पका लीजिए, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ तो जो भी कल्पनाएं बनती है आयुर्वेद में सारी चीज़ें खुले में पकाया जाता है। तो उसको पका लीजिए, पका करके फिर उसको खाइए, ठीक है। तो जिन लोगों को भी रिनल ट्रबल है, मतलब किडनी की कोई तकलीफ है, ब्लडर की कोई तकलीफ है, जिनको ज्वर वगैरह की तकलीफ है, अंदर एक फीवर बना रहता है, तो एटलीस्ट एक टाइम की मील अवॉइड करिए और इस मील को लेकर देखिए। और जिनको क्रॉनिक बना रहता है मैं तो उनको यही बोलूँगी सूर्यास्त के बाद खाना ही मत खाओ। तो जैसे बहुत सारे धर्मों में खासकर आपने देखा ना, जैन धर्म में सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते, जो असली जो लोग फॉलो करते हैं। तो कोशिश करो जैसे सुबह एक टाइम खा लिया, फिर शाम को 5 बजे तक खा लिया। तो होगा क्या कि देखो बहुत सारी चीज़ें आप जब फॉलो करते हो ना तो आपका मेडिकेशंस का लोड बहुत कम हो जाता है, आप जल्दी ठीक होते हो। शुरुआत में क्या होता है ना, कोई भी काम कर रहे हैं चलो तो 10-15 दिन तक बहुत भारी लगता है। जैसे मैं बताऊँ, आप लोग को चावल बनाने के तरीके बताए थे ना, तो मैंने जब चावल बनाना शुरू किया था फिर आप लोग को बताया था, उस दिन के बाद से मैं डेली चावल वैसे ही बनाती हूँ। तो शुरुआत में 1-2 दिन मुझे लगा कि पानी होने का हिसाब किताब नहीं, पर अभी भी फ्लेवर वो डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो उसका माड़ वगैरह सारी चीज़ें अंदर रहती थी, मीठापन खाने की आदत थी, अभी थोड़ा अजीब लगता है। बट एक चावल वाली जो क्रेविंग होती है ना, वो धीरे धीरे करके वो क्रेविंग कम हो जा रही है। खा रही हूँ अभी भी, बट अब जो चावल खा रही हूँ वो मेरे दिमाग में है कि ये मेरे अंदर जाकर क्लेद को नहीं बढ़ाएगा, ये मेरे अंदर जाकर आम को नहीं बढ़ाएगा, ये मेरे अंदर जाकर के ओबेसिटी नहीं क्रिएट होगा। मतलब क्योंकि जो चावल का पानी है वो अंदर स्टोर होगा, वो जमा होगा। तो हमारे आयुर्वेद में मतलब पानी मतलब कीचड़ जैसा होना, तो उसको क्लेद वर्ड यूज़ करते हैं, शुद्ध हिंदी का लो या शुद्ध संस्कृत। तो आप सिंपल वर्ड में समझिए, कीचड़ नहीं बनाएगा। तो आपको क्या होता है ना, एक बार हर चीज़ के लिए सिर्फ माइंड मेकअप करना होता है, और माइंड मेकअप करने के बाद में आपको काम या वो तरीका उस चीज़ को फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। बस आपको पता होना चाहिए मेरे फ़ायदे के लिए है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसीलिए मैं, क्योंकि लाइव सेशन में तो एक ही दिन आऊँगी, संडे संडे ही आऊँगी, नहीं हो पाता है उतनी सारी चीज़ें। और आप लोग की क्वेरी अगर रहेगी, आप लोग डालोगे तो मैं सॉल्व करूँगी। आगे आप लोग को किस चीज़ पर चाहिए वो भी मैं बता सकती हूँ, सारी चीज़ें मतलब बता सकती हूँ, मतलब आई कैन ट्राई, मतलब कि उस चीज़ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपके पर्टिकुलर कोई क्वेरी है तो वो डालिए। अदरवाइज़ यूट्यूब वाला जो है लिंक मैंने कई बार शेयर भी किया अपने प्लेटफॉर्म पर, तो आप उस चैनल पर विजिट करिए, आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पर मेडिकल वाली भी सारी चीज़ें मिलेंगी। पर हर चीज़ के साथ सिर्फ एक शर्त है कि आप अपने वैद्य के चिकित्सक की देख रेख में ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने मनमानी करना शुरू किया और कल को बोला मैम आपने तो बताया था और मुझे तकलीफ हो गई। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है, रियल कंसेप्ट है, दैट इज़ पुरुषम पुरुषम भिक्षम। हर आदमी की अलग चीज़ होती है। जैसे नॉर्मली लोगों को, मेरी नोन में जितने लोग हैं, मैं किसी को नहीं जानती कि मसूर दाल से एलर्जी है। मैं भी खाती थी, बचपन में खाती थी, मेरे फादर बहुत बढ़िया मसूर की दाल बनाते थे, मतलब मानते थे हम लोग कि हाँ उसका क्या फ्लेवर होता है। बट मैं कॉलेज में गई तो मुझे थोड़ी थोड़ी शुरू हुई, और अभी हालत है कि अच्छी खासी एलर्जी होती है, तो मैं नहीं खाती हूँ। किसी को ऐसे होता है ग्लूटेन एलर्जी होती है, किसी को गेहूं से एलर्जी होती है, किसी लैक्टोज से एलर्जी, किसी को पीनट से होती है, किसी सिनामिन से होती है। ये सब सारी चीज़ें आपने अंग्रेजों के देख लिया, उनको तो ज़्यादा ही होता है। वहाँ पर चॉकलेट पर लिख कर आता है दिस कंटेंट सिनामिन, दिस कंटेंट पीनट, दिस दैट, है ना। ये सब सारी चीज़ों की होती है, तो किसी को भी कोई भी चीज़ नुकसान कर सकती है। तो इस बात का गारंटी नहीं है 100%। तो इसीलिए प्लीज़ अपने चिकित्सक के पास जाइए, आपका चिकित्सक जो गाइड करता है उस चीज़ को जरूर करिए, ठीक है। ही कैन बेटर यार, शी कैन बेटर गाइड यू, इस बात को ख्याल रखिए। तो एक चीज़ मैंने आपको उपवास के कंडीशंस में ये सारी चीज़ें बताई। उसके अलावा मैंने आपको एक बताया कि ब्रेकफास्ट का भी स्किप करना है, सिंपल सा तरीका है। अगर बहुत कड़क की भूख लगती है, बहुत तेज़ भूख लगती है, तो ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। अगर आपको क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं तो प्लीज़ जो आपका डिनर है उसको स्किप करिए। और तब पर भी लगता है मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है, तो आप शाम तक खा लीजिए या सूर्यास्त के पहले तक खा लीजिए। क्योंकि मैंने बताया ना, एक चीज़ रियल है कि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर काम करती है उसके भी काम करने का तरीका सन के हिसाब से चलता है, क्योंकि वी आर गॉड मेड, है ना। हमें किसी मशीनरी ने नहीं बनाया, हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक बहुत अच्छे चलते हैं। और उस चीज़ को फॉलो करिए और विद इन 3 मंथ फॉलो करिए। उसके बाद देखिए अगर नहीं फ़र्क आता है, जैसे शिवानी जी कहते हैं ना, मैं कोई चीज़ बोल रही 3 महीने फॉलो करने का, 3 महीने बाद हम देखेंगे क्या हालत है। फिर आप खुद ही डिसाइड करोगे कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आप फास्टिंग के लिए एक तरीका और रख सकते हो कि आप फास्टिंग जब करते हो तो जूसेस पर रहो, सूप पर रहो, फ्रूट्स पर रहो।
बट शर्त यही है कि अगर फ्रूट पर रहते हैं तो हमेशा सुपाच्य जो होते हैं, जो हल्के होते हैं, उन्हीं फलों को खाएंगे। अब कहोगे कि मैं बनाना खाकर फास्टिंग करूँगी, मैं मैंगो खाकर फास्टिंग करूँगी, लीची खाऊंगी, ये जो चीज़ें होती हैं, लीची तो थोड़ी तब पर भी कम भारी होती है, लेकिन बनाना आपको पता है बहुत भारी होता है, मैंगो बहुत भारी होता है ना। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन आप, और मेजॉरिटी जो भी फ्रूट जब फास्टिंग के लिए चूज नहीं किए जाते हैं, चूज़ करते हो आप, तो वो अधिकतर सिट्रस फ्रूट्स चूज़ करिए। तो सिट्रस फ्रूट के जूस भी अच्छे होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स वैसे भी बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है, और करके देखो बहुत अच्छा लगेगा। नॉर्मली अभी जैसे मैं बहुत लिथर्जिक से फील कर रही हूँ, एग्जॉर्टेड से फील कर रही हूँ, संडे फास्ट भी रहता है मेरा, तो अभी मैं अगर सिट्रस फ्रूट कोई भी जूस पी लूँ तो तुरंत बहुत एक अच्छी सी एनर्जी आती है। एंटीऑक्सीडेंट उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, आप सभी को पता है। तो प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करिए। और कोई अगर मिल्क पर रहता है, मान लो इनकेस, तो वहाँ पर मैं बता दूँ, जो हमारे सिस्टम है आयुर्वेद में भी वही था और वही हमारे नेचुरोपैथी में, वहाँ पर धारोष्ण दूध की बात की जाती है, क्योंकि धारोष्ण दूध होता है मतलब जो निकलता है तुरंत तुरंत, वो एल्कलाइन होता है। और नॉर्मली जो हम दूध लेते हैं, दूध लेने के कुछ टाइम बाद पकाते हैं, पका कर रखते हैं, वो एक्चुअली एसिडिक हो जाता है। इसलिए आप देखो हमारे यहाँ प्रमेह के रीज़न में दूध है, और भी मेजॉरिटी डिसीज़ में दूध क्यों मना किया जाता है, उसके पीछे ही वजह होता है। नेचुरोपैथी में आओगे तो वहाँ पर कंसेप्ट होता है, दो तरह के फूड होते हैं, एक एसिडिक होता है, एक एल्कलाइन होता है। और हमारी बॉडी में जितनी बड़ी बीमारियां होती है, चाहे डायबिटीज़ हो चाहे कैंसर, उसमें एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। हमारा जो ब्लड होता है ना, उसका एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, अल्कलाइन लेवल रहना था। तो एल्कलाइन, लास्ट इफेक्ट ऑफ एल्कलाइन होना चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ सिट्रस फ्रूट्स के जूस, तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, चाहे लेमन हो चाहे जो भी ना, उनका लास्ट इफेक्ट एल्कलाइन होता है। यहाँ पर इमली की बात नहीं करो, यहाँ पर अचार की बात नहीं कर रही हूँ, इस बात को याद रखिएगा। कोई कहेगा कि अचार अचार की नहीं, अचार खटाई में सब चीज़ें लागू नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही नेचुरल चीज़ लागू होती है। वहाँ पर तो ये भी कहते हैं कि फल तब तक जिंदा था, लिविंग था, जब तक वो डाल पर था, जैसे ही आपने तोड़ा नॉन लिविंग हो चुका है। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं ना, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जितना दिन वो पड़ा रहा है स्टोर हो, वो नॉन लिविंग होता गया, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी कम हो गई। फ्रिज में स्टोर करके हम क्या करते हैं, सब्जियाँ लाते हैं, फल लाते हैं, हफ्ते भर तक फ्रिज में पड़ा रहता है, फिर हमको जब मन होता है तब निकाल कर खाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं, कोशिश करिए कि हमेशा फ्रेश खाइए, मतलब बहुत पुराना चीज़ें नहीं खाइए, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रह गई है, वो सिर्फ आप अपनी तसल्ली के लिए खा रहे हो, रियल में कुछ नहीं रह गया। तो इस बात का ख्याल रखें। तो इसीलिए मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपकी फास्टिंग के तरीके हैं। तो कंप्लीट फास्टिंग की बात किया था कि ओनली वाटर पर रहते हैं या ओनली लेमन वाटर पर रहते हैं, बट वहाँ पर ये है कि आपका चिकित्सक जो है आपकी मतलब मेज़रमेंट करे, बीपी का नापना होता है सुबह शाम, उसमें आपकी नब्ज़ वगैरह देखी जाती है। और कंप्लीट फास्टिंग खासकर जब अच्छे दिनों तक की जाती है, यहाँ तक कि 50-60 तक दिन तक कहते हैं। हमारे एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा था फूड इज़ अ टैक्स ऑन वाइटैलिटी, मतलब हमारे ज़िंदा रहने का टैक्स है फूड। तो वही रियलिटी है। आज की डेट में इंसान खाना न खाने की वजह से नहीं बीमार है, आज की डेट में इंसान हद से ज़्यादा खाने की वजह से, जो बोलते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह माल न्यूट्रिशन है, क्या है, ओवर ईटिंग की वजह से। तो हम सभी जो आज की डेट में हद से ज़्यादा बीमार हैं, ओवर ईटिंग की वजह से। और एटलीस्ट मेरी एज ग्रुप वाले तो लोगों को, बहुत सारे लोग को एहसास होता होगा कि हम जो खा रहे हैं यार, क्रेविंग में खा रहे हैं, हमको रियल की भूख तो लगी नहीं, और फिर हम कंप्लेन कर देना कि चीज़ों में वो स्वाद नहीं रह गया। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हम जो खा रहे हैं। तो हम अपना माइंड मेकअप करें तो हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। और छोटा लघु उपवास कर सकते हैं, 3 से 7 दिन का होता है। जैसे अभी हमारे नवरात्र आएंगे, उस वक्त भी मैंने जब आपको बताया था बसंत ऋतुचर्या में, तो मैंने यही बोला था कि प्लीज़ फास्टिंग रहिए। या हमारा जो सनातन धर्म है उसमें चैत्र के नवरात्र इसीलिए बने हैं। और दोनों नवरात्र जो है ऋतु संधि पर मतलब परिवर्तन, मतलब जब प्रकृति बदलती है, जब टेम्परेचर वाइज चेंजेस जाते हैं और वाइज, तो आप देखते हो ना कि एक चैत्र नवरात्र होता है, शारदीय नवरात्र होता है, तो उसमें लोग व्रत रहते ही हैं। कुछ लोग 9 दिन का रहते हैं, कुछ लोग चढ़ती उतरती रहते हैं, जो अपने यहाँ लोग बोलते हैं। और मैंने हर धर्म कम्युनिटी में देखा है कि 2-2 दिन के जरूर फास्ट रहते हैं। तो उस वक्त जब आप फास्ट रह रहे हो तो कोशिश करो, कुछ नहीं अगर आपको आता है तो प्लीज़ सिर्फ फ्रूट्स खाओ। ये प्रोसेस चीज़ें हैं, बहुत ऑयली स्पाइसी बना बना करके ना, बहुत गार्निशिंग करके प्लीज़ मत खाइए, ठीक है। और बहुत कड़े उपवास जो होते हैं वो असाध्य रोग जिनको होते हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या पाइल्स तक के पेशेंट में, एक लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने 21 डेज तक सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहे थे और उनका पाइल्स ठीक हो गया था। या मेरे साथ भी होता है रियल में कि मैं जब कोई पेशेंट आता है जो बोलता है मुझे अर्श वगैरह की तकलीफ है और मुझे काफ़ी हो रही है और मेडिसिन भी नहीं लेना है, तो उस केस में मैं कहती हूँ कि 3 डेज आप लिक्विड डाइट लीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ किया जाता है, तो उसमें 21 डेज तक रहा जाता है पाइल्स वगैरह के केस में। तो वहाँ पर वही है कि जब आप 21 डेज तक फास्टिंग करोगे तो फिर वो 21 डेज की फास्टिंग वही है, चिकित्सक की देख रेख में होगी, अपने मन से मनमानी नहीं होगा। उसमें दोनों टाइम एनीमा होता है,
वॉक करना होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप फास्टिंग करते हैं तो ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। जब ईश्वर की उपासना करते हो तो आप बहुत जल्दी हील होते हो, तो इस बात का ख्याल रखिए। प्रेयर करना होता है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखना होता है, और हमेशा खुश रहना होता है। रिलैक्स व्रत है तो ये नहीं है कि हम उपवास कर रहे हैं तो हम बिस्तर पर पड़े हैं लिथर्जिक से, तो ये चीज़ नहीं करना है। आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो सारी करनी है। उसके अलावा आपका शरीर का बल जितना जो अलाउ करता है, जैसे हमारी प्रेगनेंसी में होता है ना, प्रेग्नेंट लेडीज़ पूछती हैं जी हम क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो वहाँ सिंपल सा नियम हम बोलते हैं कि आप सारे काम कर सकते हो, बस आपको थकान नहीं होने पाए, क्योंकि थकान हो जाएगा तो बेबी की तरफ ब्लड का फ्लो कम होगा तो परेशानी होगी। तो ऐसे ही जब आप कंप्लीट फास्टिंग करते हो तब वहाँ पर ये नियम होता है कि आपको काम तो सारे करने हैं बट थकान नहीं होने पाए, इस बात का ख्याल रखिए। और मेंटली भी बहुत होता है लेवल का मतलब रहता है, अगर हम मेंटली बहुत एग्जाइटेड फील कर रहे हैं, मेंटली बहुत स्ट्रेस में है ना, तो हमें बहुत जल्दी वीकनेस महसूस होती है। अदरवाइज़ फास्ट रहना बहुत आसान होता है। शुरुआत एक दिन से करिए, हफ्ते में कोई भी एक दिन चूज़ कर लिए। जो लोग 7 डेज मतलब 6 डेज वर्किंग होते हैं वो एटलीस्ट संडे को फास्ट रह सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे मैम संडे को ही तो 50 तरह के आइटम बनाते हैं, संडे को खाते हैं, आप संडे को बता रहे हो। तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, आप और दिन कुछ कुछ बनाइए खाइए, हालांकि वीक में एक दिन ही कुछ बनाया करिए। और ख़ास करके देखो, अगर हमको हेल्थ अपना प्यारा है तो हम इस तरह के सारे काम करेंगे। कई सारे लोगों को मैंने अपनी लाइफ में ऐसा भी देखा जो पूरे परिवार के लिए अलग खाना बनाते थे और अपने लिए अलग खाना बनाते थे। उनको अपने हेल्थ से इतना मतलब था कि फैमिली जो खा रही है उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उस बात का भी ख्याल रखते थे। तो वहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये चीज़ डाइजेस्ट मुझे हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर डाइजेस्ट नहीं हो सकती तो हम वहाँ पर सोचेंगे उस बात को, क्योंकि अपने शरीर के लिए हमारे यहाँ बोलते हैं ना, आयुर्वेद में है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। चाहे धर्म हमें करना, चाहे अर्थ कमाना हो, मतलब पैसा कमाना हो, धर्म अर्थ काम, हमें काम का सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उन सब का साधन क्या है? आरोग्य मूलम उत्तमम, आरोग्य है। अगर शरीर बीमार है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना धार्मिक कार्य कर सकते हो, ना धर्म के लिए कोई अच्छा कार्य कर सकते हो। यस्य श्रेयस स धर्म, जो जिसके लिए श्रेष्ठ है वही धर्म है। लेकिन श्रेष्ठ धर्म कर्म भी आप कब कर पाएंगे? जब आप आरोग्य होंगे, मतलब आप निरोगी होंगे ना। अपने यहाँ कहावत है पहला सुख निरोगी काया, तो जब काया ही बहुत बीमार सी पड़ी है तो आप क्या कर पाओगे? तो इसलिए आपके शरीर के लिए क्या जरूरी है उस चीज़ को फॉलो करिए, अपने चिकित्सक की देख रेख में रहिए, और उपवास को जरूर करिए, करके देखिए और मेरे साथ शेयर करिए। और मान लो फर्स्ट टाइम है, अगर मान लो आप रहना शुरू करते हैं, आपको कोई तकलीफ आती है कि हाँ फास्टिंग कर रहे हो, मुझे ये तकलीफ हो रही है वो तकलीफ हो रही, तो आप मुझसे शेयर करो, आई विल गिव यू सोल्यूशन कि हाँ इस फास्ट को कैसे रहा जा सकता है। और जब हम परमात्मा को अर्पित करके कोई काम करते हैं, मैंने एक चीज़ अपनी रियल लाइफ में भी देखा है, इसीलिए देखो हमारे यहाँ सारे व्रत जो होता है ना भगवान जी से जोड़ेंगे, कि सोमवार को व्रत रहेंगे शिव जी के लिए, मंगलवार का दिन व्रत रहेंगे हनुमान जी के लिए, दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए रहना है तो बुधवार का व्रत रहते हैं। और राहु के उपाय में भी हम कहते हैं बुधवार को, क्योंकि राहु के उपाय में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। फिर ओवरऑल ब्लेसिंग्स चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति के व्रत रहते हैं, मतलब गुरुवार का व्रत रहते हैं। शुक्रवार को व्रत रहते हैं माँ संतोषी माँ का व्रत रहते हैं। शनिवार के दिन शनि के लिए व्रत रहते हैं। रविवार के दिन सबसे बड़े हमारे नियम एंड फेम के कारक जो है सूर्य भगवान है, हमारी इम्यूनिटी के कारक हैं, हमारी बॉडी जो है उसमें बीमारियां नहीं हो उसके कारक हैं। संडे फास्टिंग में बस एक और ज़रूरी चीज़ होती है कि नमक बिल्कुल नहीं खाना, तो सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट होती है। हालांकि अगर आप कुछ भी नहीं लोगे, मतलब सिर्फ फ्रूट्स वगैरह पर रहोगे, तो दैट विल बी मच मोर बेटर। मैं नहीं बोलूँगी आलू आलू खाने के लिए, अगर तब पर भी तकलीफ़ है तो आलू खा सकते हो, बट उस आलू को उबाल कर खाइए या भून कर खाइए। वो आलू को बढ़िया से घी में तड़का मार करके, और मिर्च डाल लिया, नमक डाल लिया, टमाटर डाल दिया, धनिया डाल दिया, मतलब बहुत ही अच्छा सा बना लिया, फिर वो आधा केजी आलू आप खा जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब जिस पर्पज़ के लिए आप व्रत रह रहे थे, उपवास रहे थे, वो पर्पज़ फिर सॉल्व नहीं हो जाएगा। वो सिर्फ दुनिया को कहने के लिए होगा कि आज मेरा व्रत है। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखिए। तो हमारे यहाँ खुद ही 7 डेज जो है पूरे पूरे व्रत के लिए बने हैं। फिर हमारे यहाँ देखो एकादशी रहते हैं, 2 एकादशी एटलीस्ट होती है महीने में, जिस पर जापानी साइंटिस्ट ने सर्वे किया था ना कि अगर आप महीने में 2 व्रत रहते हैं, कंप्लीट फास्टिंग तरह रहते हैं, तो आपकी बॉडी की जो भी कैंसरस सेल है उनको बॉडी इटसेल्फ इंगल्फ करती है और आपको बीमारियाँ नहीं होती। तो जो कोई भी क्रॉनिक बीमारियाँ, यही वजह था कि सनातन धर्म में लोग एकादशी का व्रत रहते थे, हर 15 दिन पर आता था, और अधिकतर वो निराजल रहते थे। पर यहाँ पर शर्त एक चीज़ है, हमारे जो नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है, हमारे नेचुरोपैथी में ये कहते हैं कि कोई भी फास्ट आप रहोगे तो निराजल नहीं रहोगे, पानी जरूर पियोगे, क्योंकि बॉडी के अंदर एक्टिविटीज चलती रहती हैं, और उस एक्टिविटीज़ के बाद में फिर निकालने का भी उनका साधन था कि एनीमा हम देते रहेंगे तो कचरा निकलता रहेगा। तो उसी कहते हैं ना कि साइंटिफिक फास्टिंग हमें करना है, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को शेयर किया कि आप साइंटिफिक फास्टिंग करिए। शिवानी राधे राधे जी। तो जब आप कंप्लीट फास्टिंग करते हो, उस कंप्लीट फास्टिंग के अलग तरीके से रिजल्ट आते हैं। तो माइंड मेकअप करिए और प्लीज़ उपवास रहिए, और उपवास रहने से आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये मेरा कहना है।
और मैंने आपको टाइम बता दिया, बेस्ट टाइम चल रहा है बसंत ऋतु में, शुरुआत कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु होता है क्योंकि ये ऐसा है कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी अभी, ना बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी। बहुत ठंड में भी कुछ लोग का बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन रह पाता है, तो इसलिए भी व्रत नहीं रहते, या उनका लॉजिक होता है कि बस मौसम ठंडा है तो कुछ कुछ खाकर हमें गर्म करके रखना है, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को प्लीज़ फॉलो करिए, उपवास रहिए, तो उपवास रहने से बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। मतलब अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए एक चीज़ उपवास रहना। दूसरी चीज़ होता है विश्राम करना, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दीजिए। जब उसको रेस्ट की ज़रूरत हो तो रेस्ट दीजिए। रेस्ट का मतलब गप्पे लड़ाना नहीं होता, रेस्ट का मतलब इधर उधर बैठ कर टीवी देखना नहीं होता, तो ये सारे काम नहीं करना। तो रेस्ट का मतलब होता है प्रॉपर विश्राम। तो सोइए, नींद अच्छी आएगी, जितनी अच्छी नींद आएगी उतना अच्छा आपका शरीर रहता है। और मुस्कुराइए, क्योंकि कहते नहीं है, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो। तो उसी में एक लाइन है, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। तो मुस्कुराइए। मुस्कुराने से क्या होता है कि आपका जो है स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन होता है और आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है, आप बहुत स्वस्थ रहते हैं। खिलखिला कर हंसिए, जैसे कपिल शर्मा का शो देखना है या कुछ भी इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें रिकॉल करिए, और रिकॉल करके खुश रहिए। तो जब आप वाकई अच्छी तरीके से खुश रहेंगे तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जो आपकी सारी चीज़ें हैं, वॉक करना है, सिंपल सिंपल सी कुछ चीज़ें ऐसे रिपीट कर रही हूँ कि वॉक करना है तो डेली वॉक करिए, सनलाइट में वॉक करिए। भी मौसम जब ठीक सा हो जाएगा, भी जैसे यहाँ पर बारिश हुई है, आज भी पूरे टाइम बारिश हुई है, कल भी पूरे टाइम बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से यहाँ का टेम्परेचर फिर से डाउन हो गया। बट और बहुत सारी जगह हो सकता है कि मौसम काफ़ी गर्म हो चुका हो, बट यहाँ पर फिर से ठंड सी आ गई है। तो अपना ख्याल रखिए, मौसम के हिसाब से रहिए। जो जिस मौसम में खाना पीना है, जो जिस मौसम में है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बसंत ऋतु है तो आपको मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, मधुर अम्ल लवण ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, दीवासन नहीं करना है, और शहद वाला पानी पीना है गर्म पानी में डाल करके थोड़ा सा। और नहाने वहाने के केस में भी सुखाम्बू होना चाहिए, मतलब कि बहुत ठंडा पानी अगर आपके नल में आ रहा है तो उस बहुत ठंडे पानी से आपको नहीं नहाना धोना है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। मौसम का हिसाब किताब अपने आप से बहुत बढ़िया ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने एक एस्ट्रोलॉजी का सेशन शुरू किया हुआ, मतलब फ्री क्लासेस लेती हूँ। उसकी टाइमिंग है 5 to 5:30। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो मुझे इसी पर रिप्लाई कर देगा, या मेरे नंबर पड़े हैं फेसबुक पर, आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हो। दैट इज़ 9988899425। एक नंबर ये है, आई रिपीट इट, दैट इज़ 9988899425 एंड 9041112299। ठीक है, तो 9041112299। तो आप उस पर भी बता सकते हो, मैं आपको उसको उस ग्रुप में ऐड कर सकती हूँ। सिर्फ हाफ आवर की क्लास है, और वो भी एस्ट्रोलॉजी मैंने इसलिए शुरू करी कि हर इंसान को थोड़ी थोड़ी अपना चार्ट पता होता है। जब आपको अपना चार्ट पता होता है तो उस चार्ट को पॉजिटिव और नेगेटिविटी, जैसे मैंने हमेशा बोला ना कि मैं जो एस्ट्रोलॉजी करती हूँ या जो मेरा एस्ट्रोलॉजी करने का तरीका है या जो सोचने का समझने का तरीका है, वो ये है कि आपका क्या चीज़ पॉजिटिव है, आप किस बात के लिए बने हो, आप उस काम को करिए, है ना। जैसे किसी का लग्न लॉर्ड 8th में हाउस में चला जाएगा, तो 8th हाउस मैंने आपको बताया था ना पीड़ा का घर है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा इंसान तो बहुत परेशान रहेगा। लेकिन आपको मैंने साथ में बताया था कि अगर 8th हाउस के वर्क करते हो, जैसे इंजीनियरिंग का भी वर्क 8th हाउस में होता है, रिसर्च का होता है, पूरा ऑकल्ट हमारा जो है तंत्र और मंत्र पूरा उसमें आता है। मैकेनिज्म किस चीज़ का क्या है, जैसे कुछ लोग होता है ना किसी चीज़ का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो ये जो मैकेनिज्म वाला काम होता है वो हमारे वहाँ पर 8th हाउस से आता है। तो अगर उस तरह के काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट आता है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। या एस्ट्रोलॉजी को मैंने ऐसे ही स्टेप बोला था कि सुनना भी जरूर चाहिए। क्यों सुनना चाहिए कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सुन रहे हो तो 8th हाउस का जो नेगेटिव एट्रीब्यूट है पीड़ा, वो पीड़ा आपको कम होती है। ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हो सकती, उसके पीछे एक वजह ये है कि आपके 6th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस सारी चीज़ें हैं। तो 6th हाउस में रोग रण रिपु है, तो रोग अगर है बॉडी में बना है तो भी दर्द रहेगा, है ना। अगर हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं तो भी हमको दर्द रहेगा। ऋण हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है तो भी तकलीफ रहेगा। तो वहाँ से मैंने कहा था ना कि अब आप सोचोगे हर बार मैं इस बात को क्यों रिपीट करती हूँ, मैं इसीलिए रिपीट करती हूँ कि पहला सुख निरोगी काया, इसलिए मैं 6th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस के सारे कार्यक्रम करते रहना चाहिए। और हमारे यहाँ लोग बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। या लोग जो लोग जल्दी उठते हैं स्वस्थ ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा इसलिए होते हैं कि बहुत सारे लोग को मैं देखती हूँ जल्दी उठ तो जाते हैं फिर दिवासन करते हैं, इसलिए टर्मिनोलॉजी यूज़ किया। अदरवाइज हमेशा बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं वाकई स्वस्थ होते हैं, क्योंकि उस तरह के उनका माइंड मेकअप होता है, उस तरह की सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो 6th हाउस का जो एट्रीब्यूट है वो है आपका डेली रूटीन को फॉलो करना। तो डेली रूटीन को वही फॉलो कर सकता है जो डिसिप्लिन रहेगा, वरना कभी तो उठेगा और कभी नहीं उठेगा। तो ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। आपको डेली सुबह जल्दी से उठना है, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, दान देना है। जैसे मैंने ये सिस्टम
फेसबुक का शुरू किया था, मैंने शुरू से कहा था कि मेरा प्लानिटरी कॉम्बो ये था कि मुझे शिक्षा का ध्यान देना चाहिए, अपने ज्ञान का ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षा जितनी ली है कोशिश करती हूँ भाई, आयुर्वेद की स्कॉलर हूँ तो आयुर्वेद की चीज़ें आपको बताऊँ। मैंने नेचुरोपैथी भी पढ़ी हुई है, डिप्लोमा डिग्री ही है उसमें, नॉर्मल डिग्री नहीं है, डिप्लोमा कोर्स किया हुआ 3.5 ईयर वाला, दैट इज़ NDDY। इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नेचुरोपैथी की बताती हूँ। फिर एस्ट्रोलॉजी का भी मैं कर रही हूँ, और एस्ट्रोलॉजी का मैंने प्रॉपर कोर्स करे हैं कई सालों से, मतलब एटलीस्ट 2020 से, तो 4 साल का उसका मेरा 3 साल का, और उसके पहले का भी जो पढ़ने का था, इंटरेस्ट था या शौक था या चीज़ों में लगे ही रहते थे, एक प्रॉपर कोर्सिंग बाद में किया है, मतलब कोर्स किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जब आप करते रहते हो, तो जैसे मैंने बताया कि मेरा ये काम है करना, ऐसे किसी का भी कोई प्लेनेट वहाँ पर है। या इसी बात से चलो मुझे एक चीज़ और अच्छी बात याद आ गई, मैं 6th हाउस से ही बता देती हूँ। 6th हाउस में किसी के भी पापी ग्रह हमारे कौन कौन से हैं? मार्स है, याद है, और सैटर्न है जो हमारे हैं, और हमारे राहु केतु हैं। अगर पापी ग्रह आपके 6th हाउस में प्लेस्ड हैं तो उस वक्त आपको बदला नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप बली वाला है आपका 6th हाउस का प्लेनेटरी कॉम्बो। हालांकि मैंने आप लोग को बताया था ना, जैसे जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी चीज़ को, तो याद रखो कि अगर मेरे 6th हाउस की दशा चल रही है, 6th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, तो पक्का सी बात है। और मैंने तैयारी ऐसा नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं और उसके बावजूद सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर हमने पढ़ाई करी और हमारे 6th हाउस के ग्रह की पोजिशन बड़ी अच्छी चल रही है, 6th हाउस बड़ी अच्छी कंडीशन में है, उसका प्लेनेट बहुत बड़ी कंडीशन में बैठा हुआ है, तो पक्का सी बात है आप कंपटीशन क्लियर कर लेते हो। हालांकि उसके साथ में और चीज़ें भी देता है। तो इस वजह से मैंने बताया कि जो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे वो अपना देख लें, अगर 6th हाउस के प्लेनेट की पोजीशन चल रही है और 6th हाउस की कंडीशन बहुत अच्छी है तो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको खुद बताऊं कि मैंने खुद मतलब लास्ट डे जिस दिन था पेपर AIPGT का, मैंने उस दिन फॉर्म डाला, और जब मैंने फॉर्म डाला तो उसकी शायद फीस थी अच्छी सी, 1400 ऐसा कुछ थी। मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा फीस दे रहे हैं एग्ज़ाम की, तो पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने पढ़ा। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ, लेकिन मेरा बताने का क्या वजह है कि इस वजह से मेरा हो भी गया। हालांकि मैंने 1-2 महीने जो पढ़ना था पढ़ा, और मेरी आदत है कि मैं साल भर कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो सन की प्लेसिंग है वो प्लेसिंग ही ऐसी है शिक्षा वाले घर में, 5th हाउस में मेरे सन की प्लेसिंग है, तो मेरी आत्मा जो है बसती है वहाँ पर। तो मैं पहले भी जब बहुत परेशान रहती थी ना, जब ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, तो फिर मैं देखती थी जब मैं पढ़ लेती थी मैं बहुत रिलैक्स फील होती थी। तो उस वक्त समझ में नहीं आता था, उस वक्त लगता था कि नहीं यार पढ़ाई लिखाई करें, सो पढ़ना चाहिए। पर बाद में जाना कि मेरी आत्मा ही वहाँ बसी हुई है, तो मैं पढ़ूंगी लिखूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। या जैसे बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं यार तुम तो बुढ़े हो गए अभी तक पढ़ रहे हो। मैंने कहा भाई मैं तो जब तक जिंदा रहूंगी तब तक पढ़ूंगी। अगर मेरे सारी इंद्रियां सही रहीं, सारी चीज़ें सही रहीं, और मेरी इंद्रियां नहीं सही रही, मैं नहीं पढ़ पाई, तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा वहाँ पर है ना, तो मेरी आत्मा की भूख है शिक्षा। तो मैं 50 चीज़ें पढ़ने की कोशिश करती रहूँगी। अगर कोई डिग्री किसी चीज़ में मिलती है तो चलो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो भी मैं पढ़ूंगी। तो इसी वजह से अभी मैं किताबें खरीद के लाई, तो मैं रावण संहिता भी खरीद के लाई। मैंने कहा फुर्सत मिलेगी तो मैं रावण संहिता भी पढ़ूंगी। मैंने इसी तरीके से आयुर्वेद एक्चुअल में गरुड़ पुराण में, और एक और पुराण है उसमें भी था, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ को भी खरीदूंगी। तो अपने आयुर्वेद के हिसाब से हालांकि खरीदूंगी, पर आपको पता है कि एक इंसान कोई किताब खरीदता है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें पलटता है। तो जब बहुत सारी चीज़ें पलटता है तो पढ़ता है। तो मेरा सन की प्लेसिंग वही है, मेरी आत्मा की भूख है शिक्षा, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही वो शिक्षा संतान का होता है। तो जैसे मेरा बच्चा है तो मुझे पता है कि मेरा दिमाग उसमें अटका रहेगा, चाहे मैं जितना डांट दूँ चाहे जो बोल दूँ, मैं उसके बगैर वो मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं रहेगा। अभी जैसे मेरा बेटा हॉस्टल में चला गया है, तो मुझे पता है कि घर जैसा लगता है कि बिल्कुल, जबकि हालांकि मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, बट उसके बावजूद एक खालीपन रहेगा मेरी आत्मा के अंदर, क्योंकि वो मेरे सन के प्लेसिंग है। ऐसे मेरा मून जहाँ प्लेस होगा वो मेरे घर में रहेगा। इसलिए चाहे जो हो जाए मैं अपने घर को नहीं मतलब इग्नोर करके जी पाती हूँ। मैं उस घर के सारे काम जो मेरी तरफ से पॉसिबल है वो मैं करके ही रहती हूँ। उसके पीछे वजह मेरा मून 4th हाउस में प्लेस्ड है। तो मेरा जब मून 4th हाउस में प्लेस्ड हो गया तो पक्का सी बात है कि भूमि भवन वाहन माता सारा इन सब का जो चीज़ें हैं ये कारकत्व तो है उस घर के। तो मेरा दिमाग मेरा मन उन चीज़ों में लगा रहेगा, मैं उन चीज़ों को देखूंगी। अब परमात्मा की दया है कि मैं थोड़ा सा उन चीज़ों से अटैच कम हूँ, मतलब मोह वाला कम है, प्रेम वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है। शायद वो भी पीछे वजह है कि कुछ कुछ चीज़ों का ज्ञान हो गया है या कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं। और साथ में ज़िंदगी मुझे जिन जिन चीज़ों का ज्ञान देगी, क्योंकि अब से जब सेशन शुरू हो गया तो मैं जो भी चीज़ें मुझे आती हैं या जो भी मैं पढ़ती हूँ आप लोग से हर वो चीज़ शेयर करूँगी। तो मैंने 6th हाउस से, हाँ मैं बात कर रहे थे 6th हाउस में अगर आपके पापी ग्रह होते हैं, जैसे सैटर्न जो है हमारे शनि भगवान जो है न्याय के कारक है ना,
कुछ उल्टा पुल्टा करोगे तो दंड तो देंगे, क्योंकि उनका काम है दंड देने का। जैसे मैंने बताया था ना कि जुपिटर की दशा अगर किसी की चली और किसी ने उल्टा पुल्टा काम किया, तो जुपिटर जी हमारे बड़े भोले भाले ग्रह हैं, वो किसी को परेशान वरेशान नहीं करते। लेकिन उसके जस्ट बाद शनि की महादशा आती है, तो क्या वो बोल देते हैं भाई मैंने तो देख लिया, मैंने मतलब कुछ नहीं किया, इसने जो जो गलत किया है तुम इसकी सजा दे देना। तो हमारे एक शनि जी हैं, वो हैं पापी ग्रह में काउंट होते हैं, क्योंकि दंड देता है। जो शुभ ग्रह होते हैं ना वो दंड नहीं देते, वो बड़े सिंपल तरीके से, जैसे होता है ना बड़े प्यार से किसी को समझा दो, तो शुभ ग्रह उस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। पर कई बार होता है ना सठे साठ्यम समाचरित, कि दुष्ट के साथ दुष्टता करनी पड़ती है। तो कई बार हमारे कार्मिक अकाउंट है या कार्मिक कर्म ऐसे हो जाते हैं कि शनि भगवान को आना पड़ता है दंड देने के लिए। वो मैं हूँ चाहे आप हूँ, कोई भी हो, मैं वो बता रही हूँ। तो जुपिटर के बाद में मतलब गुरु जी के बाद में आती है शनि भगवान की दशा, ठीक है, तो वो देते हैं। एक हमारे मंगल जी हैं जो दंगल कराने का काम करते हैं, तो वो आपसे भी दंगल करा सकते हैं, आपके लिए भी दंगल करा सकते हैं। जैसे 7th हाउस में अगर किसी का मार्स प्लेस्ड है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है, भगवान राम की कुंडली में 7th हाउस में मंगल प्लेस्ड है। उनका कर्क लग्न की कुंडली है, तो कर्क लग्न की कुंडली में देखोगे तो मंगल मतलब 7वें घर में देखोगे ना, तो 10 नंबर के मतलब उच्च का मंगल है। तो इसलिए उनकी मदद भी कौन करने आया था? हनुमान जी मदद करने आए थे, है ना। और लड़े किसके लिए थे? सीता माँ के लिए लड़े थे। और उनका जो दुश्मन भी था ना, तो उनका दुश्मन भी कोई सिंपल इंसान तो था नहीं, उनका दुश्मन भी रावण जैसा प्रकांड पंडित था, है ना। तो रावण जैसा महाबली था, ज्ञानी भी था, सब कुछ था उसके अंदर, मतलब सारी जो विधाएं का सत्य विद्या था हमारे आयुर्वेद की, खुद आयुर्वेद पर भी लिखा उन्होंने बहुत, उसको नाड़ी विज्ञान रावण का है, एस्ट्रोलॉजी का तो प्रकांड विद्वान था ही वो बंदा, मतलब बहुत कुछ था। मेरा कहने मतलब भगवान राम की कुंडली अगर याद रखेंगे तो भगवान राम की कुंडली में कुछ चीज़ें बड़ी पिकुलियर सी हैं। तो उनका उच्च का गुरु भी है वहीं पर बैठा हुआ है, उनके लग्न में ही भगवान जी के सारे, तो उस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो या तो अगर जैसे 7th हाउस में किसी का मार्स प्लेस्ड होता है ना, तो या तो पार्टनर से लड़ता है या पार्टनर के लिए लड़ता है। अब दोनों केस में अगर नहीं होगा तो क्या होता है, किसी किसी का पार्टनर ही बीमार रहता है, तो आप मतलब दुखी तो रहना ही है, हो वो तुम पार्टनर की वजह से ही, तो दंगल करने का। तो 6th हाउस में जैसे हमारे मंगल जी प्लेस्ड हों, शनि जी प्लेस्ड हों, राहु केतु प्लेस्ड हों, तो ऐसे ही इंसान को एक काम करना चाहिए। वो मैं इस वजह से बता रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग करके देखना, आप अपने दुश्मनों को माफ़ करना सीखिए, दिल से माफ़ करना सीखिए। बाहर से नहीं हम इट्स ओके बोल देते हैं, बट अंदर अंदर दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहती है। जो शिवानी जी बोलते हैं ना कि अंदर तो गॉसिप चल रहा है, अंदर तो एनालिसिस चल रही है, अंदर वाली एनालिसिस नहीं चले। सच में दिल से माफ़ कर दीजिए और फिर आप मज़ा देखिए, फिर परमात्मा उसको सजा देता है। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हो तो क्या होता है, दिन भर आप अपने अंदर निगेटिव थॉट सोचते हो, उस निगेटिव थॉट के अगेंस्ट में आपकी बॉडी के अंदर जो सेल बनती है वो आपको नुकसान करती है। जैसे मैंने हमेशा बोला ना, आपकी बॉडी में जैसा थॉट रहेगा, एक पॉजिटिव थॉट के अगेंस्ट में एक तरह की सेल बनी, नेगेटिव थॉट के अगेंस्ट में एक अलग तरह की सेल बनी, और फिर दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू करती हैं। या इंसान का गुस्सा, इंसान की टेंशन, इंसान का मतलब दूसरों से चिढ़ना, जलना, नफरत करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि आप जल रहे हो, सामने वाले को हो सकता है उसकी खबर भी नहीं हो, तो आप अपने आप को नुकसान कर रहे हो। इसीलिए हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि माफ़ी करना, क्षमा सबसे बड़ा गुण होता है, और शायद देवों का गुण बोला गया एस्ट्रोलॉजी में कहीं पर एक कंसेप्ट है, मैं एक बार आपको बताऊंगी। और जब हम लोग बच्चे थे ना, तो हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते थे। रियलिटी है, जब आप लोगों को माफ़ करना सीखते हो तो आपकी ज़िंदगी वाकई बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पर ये मैं नहीं कर रही हूँ कि आप भूल करके बार बार वही गलतियाँ करो, एक लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अंदर से लोगों को भूल जाओ, या कहते नहीं जिसको ख़त्म करना जिसकी सत्ता उसकी चर्चा ख़त्म कर दो। तो आपके जो दुश्मन होते हैं उनके बारे में चर्चा ही ना करो, ना बाहर के तौर पर ना ही अंदर के तौर पर, अंदरूनी तौर पर भी जब आप उनकी चर्चा नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो एनर्जी, क्योंकि आपने क्या किया, कट कर दिया। हमारे एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, राहुल कौशिक सर ने बताया है, और मुझे याद है 2-3 साल पहले की बात है, और मैंने किसी को ये सजेशन दिया था कि आपको एनालिसिस नहीं चलना चाहिए सामने वाले को, तो उसने कहा तो पॉसिबल ही नहीं है, कि अंदर तो रिएक्शन चलती रहती है ना, बाहर से कुछ नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने भी ये कहा था कि अगर अपने कर्मों को काटना है तो कई बार अपने कर्म को काटने के लिए हमें यही करना पड़ता है। मान लो हमको किसी ने उल्टा पुल्टा बोला और हम अंदर से भी रिएक्ट न करें, मतलब हम बाहर से भी नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, हम अंदर से भी नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर, क्योंकि एनर्जी की आदत है फ्लो करने की, जब उसको चैनल ही नहीं मिलेगा तो वहीं पर कट हो जाएगी। तो आप अपने कर्म को काटना इस तरीके से, इसीलिए बहुत सारे पुराने टाइम के जो लोग होते थे, खासकर हमारे पेरेंट्स के टाइम के, मैंने उन लोग को देखा, क्योंकि अपने दादा टाइप के लोगों को, मतलब हमारे जो बचपन में थे दादा दादा, उनको मैं इतना नहीं जानती थी कि उनके बारे में मैं एग्जैक्ट बता सकूं, लेकिन अपने पेरेंट्स वाली जो जनरेशन रही उसमें बहुत सारे लोग को मैं जानती हूँ ऐसा, कि जो किसी की चीज़ पर ना अंदर से रिएक्ट करते थे ना बाहर से रिएक्ट करते थे, वो बोलते थे परमात्मा जो करेगा सो करेगा, और वो बिल्कुल भूल जाते थे। और वहीं से क्या होता है, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि हमारे कर्म ऐसे कटते हैं, तो अपने कर्मों को काटने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो इस चीज़ को प्लीज़ अगर फॉलो कर सकते हैं तो इस चीज़ को फॉलो करिएगा।
तो अदरवाइज मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी की एक रेमेडी ये बताई कि अगर 6th हाउस में आपके किसी के भी पापी ग्रह हैं तो वो इंसान को क्या करना चाहिए, अपने दुश्मनों को माफ़ कर देना चाहिए। तो जब आप अपने दुश्मनों को माफ़ करोगे तो आप बहुत खुश रहोगे, बहुत शांत रहोगे, आपके अंदर बीमारियाँ हो जाएंगी। दूसरी बात, एक 6th हाउस की एक और चीज़ है, क्यों बता रही हूँ, वो सारी आपकी बीमारी से रिलेटेड चीज़ है इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि सेशन है यहाँ पर मैंने हमेशा कहा कि हेल्थ अवेयरनेस टॉक है, हेल्थ के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। दूसरा, 6th हाउस में जो प्लैनेट प्लेस्ड होता है उसका जो कारकत्व होता है, जो उसकी चीज़ें होती हैं, उसके थ्रू आपको सेवा भाव करना है। जैसे मान लो किसी को जुपिटर प्लेस्ड है तो जुपिटर का काम होता है शिक्षा, तो शिक्षा का दान करना पड़ेगा, मतलब उसका काम करना पड़ेगा। आपको मरकरी है मान लो, तो मरकरी होता है बुद्धि का कारक होता है, तो आपको अपनी बुद्धि के थ्रू लोगों से मतलब बुद्धि का दान देना पड़ेगा, आपको उनसे बड़े प्यार से बात करना पड़ेगा, एक सर्वेंट एटीट्यूड रखना पड़ेगा अपने अंदर, दिल से सेवा भाव जिसको कहते हैं, मतलब उस ग्रह के कारकत्व के थ्रू हमें सेवा करनी है। अब जैसे मान लो सन प्लेस्ड है, तो सन प्लेस्ड है तो सन का क्या होता है, किंग होता है, तो किंग का मतलब होता है आप हर किसी को नरिश करना, हर किसी की हेल्प करना। तो रियलिटी है एज ए किंग, किंग का मतलब क्या होता है कि अपनी जितनी प्रजा होती है उसका आप पुत्रवत पालन करते हो, तो आपके आसपास की सराउंडिंग की जितने लोग होते हैं उनकी हेल्प करनी है। आप ये समझो, आप जब इस तरीके से लोगों की हेल्प करना शुरू करोगे ना, और वैसे भी 6th हाउस का सन का याद है ना, मैंने आपको बताया था कि आपके जितने दुश्मन होंगे आप उतना ग्रो करोगे। तो अभी वो भी थोड़ा सा क्रूर ग्रह में ही आता, पापी ग्रह में आता है, तो अपने दुश्मनों को माफ़ करिए। और जब आप माफ़ कर देंगे ना, रियलिटी में हम क्या सोचते हैं ना कि हम माफ़ कर देंगे उस बंदे को सज़ा नहीं मिलेगी, जब आप माफ़ कर देंगे तो आपका प्लेनेट जो है उनको सबक सिखाएगा, और वो जब सबक सिखाएगा तो वाकई बहुत अच्छा सबक सिखाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। तो 6th हाउस का में मान लो सन प्लेस्ड हो गया तो ये काम किया, आपका मून जब प्लेस्ड हो गया तो 6th हाउस का मून थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6th हाउस का मून जो होता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली कंडीशन होती है, या वो इंसान हमेशा उदास रहता है, तो उदास रहता है तो वहाँ पर सोल्यूशन वही है कि मंदिर में सेवा करिए, माँ की सेवा करिए, अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उनकी सेवा करिए, किसी की भी अपने मन को शांत अगर रखना चाहते हो, क्योंकि बोलते हैं ना मन के हारे हारे मन के जीते जीत, तो मन को कंट्रोल करना, मन को बैलेंस रखना, मतलब व्यवस्थित रखना बहुत मुश्किल सी चीज़ है। तो उसका तरीका यही है कि आप सेवा भाव रखिए, अपने घर के लोगों की सेवा करिए, आपको मंदिर की सेवा करिए, इस तरह की सारी चीज़ें अपनी कम्युनिटी की। प्रेमपाल जी आप कह रहे हो साथ में रोग की दवा भी बता दिया करो। मैंने सर शुरू से बताया है कि हमारे आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमको डिप्रेशन हुआ तो हम एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। हमको ये बीमारी हुई पर्टिकुलर, ये हमारे यहाँ जो तरीका होता है कि पहले हम देखेंगे क्या वजह है बीमारी की, तो जो बीमारी की वजह है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अब जैसे डिप्रेशन की बात चली तो उसमें बता दे रही हूँ, डिप्रेशन में राधा नाम का जाप करिए 5 मिनट, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जब बात चल रही थी मून की, तो मून के प्लेसिंग में वहाँ पर, क्योंकि मून का जब प्लेसिंग खराब होगी तो पक्का सी बात है मन से परेशान रहेंगे, उदास चित्त रहेंगे। तो मैं तो इनके लिए उदास चित्त वर्ड यूज़ करती हूँ। मैंने देखा है ऐसे लोगों के, उनके चेहरे पर ऐसा लगता है ना दुनिया को कोई सुख नहीं, उन्होंने सब कुछ पाया है कुछ नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, खाली पॉकेट होते हैं, और उनसे बड़ा रईस कोई नहीं मिलेगा, उनसे बड़ा अमीर कोई नहीं मिलेगा, दिल के राजा होते हैं। तो दिल के राजा होना चाहिए। राजा का मतलब ही क्या होता है कि प्रजा का पुत्रवत पालन करना चाहिए। तो मेरी पॉकेट में 2 रुपए है तो मादा हो 2 रुपए देने का, 2 लोगों की मदद करने का, और करने वाला तो परमात्मा है, मैं मानकर चलती हूँ, या हर इंसान को मानकर चलना चाहिए। देखो जब मैं जिंदा रहूंगी जितने दिन, तो पक्का सी बात है रोटी तो खाऊंगी, रोटी खाऊंगी तो चिंता तो वो करेगा, क्योंकि औलाद तो उसकी हूँ भाई, परमात्मा की परम पिता की संतान है। प्रयास करेंगे, इसका मतलब ये मैं नहीं करूँगी आलसी उतर बैठ जाओ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है बेवजह संचय करो, क्योंकि जब आप संचय करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो संचय उंचय नहीं करना है। इसी बात से क्या याद आया कि जो लोग बहुत ज़्यादा संचय करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, तो प्लीज़ वो लोग ज़्यादा हंसिए, जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं होती है। और अंदर से हंसिए, दिखावे वाला प्लीज़ मत हंसिए, ठीक है। और खुल करके हंसिए, मस्त रहिए, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही है। अभी मैं आपको बताऊँ, मेरे रिलेशन मतलब मेरे नोन में 2 लोग की डेथ हुई है, एंड दे बोथ आर बिलो 50। और प्रॉब्लम ये थी कि लोगों की जो माइंड सेट होता है, लोग नहीं बताते लोगों से क्या तकलीफ़ है, ठीक है। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा है, कब किसकी ज़िंदगी कितने दिन की है, कब चली जाए कब नहीं चली जाए। तो जितने दिन है मस्त होकर जिए, किसी के लिए बुरा मत करिए। और वही मैं इसलिए बता रही थी, 6th हाउस में मान लो सैटर्न प्लेस्ड है, राहु केतु प्लेस्ड है, किसी को सजा देने की मत कोशिश करो, बस उनके कारक। तो सैटर्न प्लेस्ड है तो सैटर्न का मतलब होता है सेवक। जैसे मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी क्या है, सेवक ही है, क्योंकि सेवा उनका मेन काम है। सन उनके साथ भले अटैच है, तो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सेवा भाव के थ्रू लोगों की मदद करिए। जब आप सेवा रखोगे तो आप खुश रहोगे।
बोला गया था ना कि जब सबसे ज़्यादा सेवा करोगे तो आप निरोगी रहोगे। तो जो वहाँ पर 6th हाउस में अगर प्लैनेट प्लेस्ड है तो उसके भाव के थ्रू सेवा करिए, आप बहुत खुश रहेंगे। करके देखिए, चाहे जुपिटर प्लेस्ड है, चाहे मरकरी प्लेस्ड है, चाहे जो प्लैनेट प्लेस्ड है, आप उस प्लैनेट का समझ लीजिए अगर मान लो बुरी कंडीशन में भी है और अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो वहाँ पर कोई फन बेटर नहीं है। अगर आप अच्छे काम करते हो तो अच्छे काम में कभी भी गलत हो नहीं सकता। आपको लोग कहेंगे हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम झेल रहे हैं, हमारा पिछला कार्मिक अकाउंट भी तो लाए हैं, वो पिछला कार्मिक अकाउंट आपकी कुंडली में तो देखकर पता चलता है। अब पुराने जमाने के जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते थे ना, वो ये बताते थे कि बेटा तुम्हें ये काम हमेशा करते रहना है, बीच में ये चीज़ें गायब हो गई। या कुछ लोग को बता दो तो कुछ लोग क्या कहेंगे कि उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता दी। अब उनको जब सही चीज़ें बताई जाए तो वो तो करते नहीं है। जैसे अब किसी का सन खराब है तो उसको बोल दिया भाई फादर एंड फादर फिगर का रिस्पेक्ट करना है, कोई घुसखोरी नहीं करना है, गवर्नमेंट की जो चीज़ें उनको नॉर्म्स को फॉलो करना है ना। सुबह समय से उठना है, समय से जागना है, क्योंकि सन का मतलब रेगुलरिटी भी होता है भाई। सन सूर्योदय रोज होता है तो सूर्योदय की तरह रोज उठना है, टाइम से काम करना है। अब ये सब कुछ करना नहीं, कहेंगे बहा दो, तो बहाने आपने कोई भी चीज़ मान लो बहाना दिया, लेकिन आपका मेंटल स्टेट तो चेंज ही नहीं हुआ ना। हर चीज़ तो कब बदलता है, जब यहाँ से बदला होगा, और जब यहाँ से बदला होगा तब तो रिजल्ट आएगा। बट यहाँ से कहाँ बदलना चाहते हो आप, यहाँ से तो हम कुछ चाहते नहीं। हम तो ईजी गोइंग होते हैं, मेलोपैथी भी क्यों खाते हैं, हमसे कोई परहेज वरहेज नहीं होगा भाई, हम तो सब कुछ करेंगे। हम दारू को पियेंगे, मुर्गा खाएंगे, जितने फालतू चीज़ें होते हैं, प्रोसेस्ड फूड, एडल्ट्रेटेड फूड, मार्केट का फूड, मतलब मैं ऐसे लोग को जानती हूँ जो डेली रोज़ समोसा खाएंगे, रोज़ पता नहीं क्या क्या करेंगे, और उसके बाद क्यों गोली खाना पसंद करेंगे भाई, ये गोली पानी के साथ ले ली और तो उसने कुछ बताया नहीं। हालांकि आजकल एलोपैथी वाले भी डायबिटीज़ के केस में बहुत परहेज बताने लगे हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों में कोई परहेज नहीं बताते हैं। तो हमको क्या होता है, हर इंसान तो ईजी गोइंग है। अब ईजी गोइंग तो है, चलो बात ठीक है, लेकिन अगर कुंडली का कार्मिक अकाउंट उठा कर लाए हो और उसमें से थोड़ा सा भी अगर आपने कम नहीं किया तो अगले जन्म में और भुगतोगे, क्योंकि कंसेप्ट वही है कि 10 टाइम्स मिलेगा। आप कहोगे मैडम, आप मैडम भी भुगत रही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैडम ने भी कर्म करे होंगे तभी तो पहली बात तो जन्म हुआ है। तो हमारी जो अल्टीमेट लाइबिलिटीज़ होती हैं, मतलब या हमारी अपने प्रति जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यही है जो शिवानी जी कहते हैं कि हमको मिनिमम रिग्रेट्स के साथ जाना है। तो मिनिमम रिग्रेट्स के साथ जाने के लिए हमारा जो प्लेनेटरी कॉम्बो होता है, हमें जब पता चल जाए कि हम इस काम को करेंगे, और सबसे बड़ी बात है वाकई आपको खुश लगेगा। जैसे जिन लोग का सैटर्न 4th हाउस में होता है, मैंने हमेशा पहले बताया था कि आप अपने घर के कुली हो, आपको अपने घर का सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वरना 4th हाउस का सैटर्न बनकर 10th हाउस को सीधे देखेगा, पूरा प्रोफेशन को भी बर्बाद करेगा और मेंटल स्टेटस की जो हालत खराब होगी सो खराब होगी। तो कोई बात नहीं है, समझ लो कि बनकर आए हुए हो उस काम के लिए, तो अपने घर के सारे काम कर लो। वैसे भी अपने घर के काम कर रहे हो, कौन सा पूरे मोहल्ले भर के कर रहे हो। और कुछ लोग का तो लगना लॉर्ड ही मान लो 6th में आ गया। अब इसी बात से याद आ गया, सैटर्न तो चलो तब पर भी गनीमत है, लगना लॉर्ड 6th में आ गया। अब जब लगना लॉर्ड 6th में आ गया तो 6th मतलब सेवा है ही, 6th हाउस को बोलते हैं सर्विस का भाव। तो जब लगना लॉर्ड 6th में आ गया तो भैया आप पूरे घर के नौकर हो। क्यों, अगर आप चाहते हो कि खुश रहना, मेंटली मैं बैलेंस रहूं, रिलैक्स रहूं, तो आपको पूरे घर वालों के लिए जो जो काम की जिम्मेदारी आपकी बनती है, जैसे एक नौकर होता है ना, वो हर बात में तो सामने वाले को हाँ जी करता रहता है, सारे काम करता रहता है और किसी को राय मशवरा ज़्यादा नहीं देता है। मालिक बोलेगा ना अच्छा बड़ा मुंह खोल रहा है, तो आपको नौकर जैसे एटीट्यूड से रहना, तो अंदर से समर्पण भी देना पड़ेगा, क्योंकि समर्पण नहीं दोगे तो अंदर एक डायलॉग चल रहा है कि डायलेमा चलेगा, वो बीमारी का जड़ बनेगा। तो जब जान गए कि भैया मेरा 6th हाउस में प्लेस्ड है, और मान लो उसी में साथ में वो गलत भी प्लेस्ड हो गया, गलत मतलब पीड़ित हो गया आपका लगना लॉर्ड। कुछ लोग का तो लगना लॉर्ड क्या हो गया कि 6th हाउस में गया बट वो अपने साइन में चला गया या अच्छी कंडीशन में चला गया, तो वो जो बंदा काम करेगा ना उसके काम को तो उसको रिगार्ड मिलेगा। लेकिन लगना लॉर्ड 6th में गया और साथ में पीड़ित हो गया, अब तो भाई तुम सारे घर के नौकर भी हो, 4 बार सुनने के लिए भी तुम तैयार हो। जैसे मैंने एक बार अपने सेशन में ही बताया था ना कि आपने सारे काम किए, घर किसी के लिए सब कुछ कर दिया, उसके बाद हो रहा है कि तुम्हारा तो फर्ज है। क्यों फर्ज है, क्योंकि वहां पर लगना लॉर्ड ऐसी जगह प्लेस था भाई कि करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो फिर और मरोगे। तो जब जिस चीज़ के लिए करना करता मरता क्या ना करना वाली जो कंडीशन बनी हुई, तो उसका माइंड सेट चेंज कर लो ना, समझ जाओ कि हाँ मेरी कंडीशन ही यही है, मुझे ऐसे करना और ऐसे करके मैं खुश रहूंगा। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं ऐसा, जिनका भी लगना लॉर्ड 6th में है, और वो समझ जाते हैं कि भाई मेरे को सेवा भाव रखना है, मन से सेवा भाव रखना है, और वो सेवा भाव जिस दिन अपने अंदर ला लेते हैं, या अपने अब मान लो ऐसी कोई लड़की है, तो ऐसा नहीं है कि मायके में नहीं काम करेगी, उसको अपने मायके में भी काम करना पड़ेगा, उसको अपने ससुराल में भी काम करना पड़ेगा, और उसकी कीमत भी तभी होगी कि उसके मायके वाले भी उसकी का नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं कि भाई वो अपने मायके की सारी जिम्मेदारी जब तक थी वहाँ पर तब तक निभा ली थी, फिर ससुराल आ गए तो फिर ससुराल की जिम्मेदारी निभा रही है, फिर ससुराल में भी रह करके मायके की भी चिंता कर रही है, मायके में है तो ससुराल की चिंता कर रही है, सारी चीज़ें उसको करना पड़ेगा। लाइक ए सर्वेंट एटीट्यूड, मतलब सर्वेंट का मतलब है सर्विस, सेवा भाव। सर्वेंट का मतलब हम समझते हैं ऐसे सिंपल सा जिम्मेदारी वाला सर्वेंट, जैसे मेरे पापा बोलते
रहे थे ना, नौकर और आदमी में क्या फ़र्क होता है, नौकर के अंदर जिम्मेदारी नहीं होती और आदमी के अंदर जिम्मेदारी होता है, मतलब किसी भी आदमी को आप रखते हो जॉब पर तो आपको अपने घर के तो सारे काम करने पड़ेंगे, ऊपर से जिम्मेदारी के साथ करने पड़ेंगे, समर्पण के साथ करने पड़ेंगे। और ये बहुत बड़ी रेमेडी है, करके देखिएगा ना 100% रिजल्ट आए तो बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि रियलिटी ये है। पर यहाँ पर डिवोशन डेडिकेशन लेवल कौन सा चाहिए, वो जो राजा हरिश्चंद्र के लेवल पर था कि जब अपने काम को निर्वाह कर रहे थे तो कफन के लिए अपने बच्चे के लिए मांगा था अपनी वाइफ से, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके दिया था ना, बोलते हैं। तो जब इस लेवल का डिवोशन डेडिकेशन होता है तो जाकर के 100% हो जाता है कि कोई बीमारी नहीं होगी। बट अब ये चीज़ नहीं पॉसिबल है, पर जितना पॉसिबल है उतना तो करिए, कुछ तो अकाउंट कम करेंगे। हर इंसान का आदत होता है ना भाई, कर्जा लिया तो कुछ तो चुका दो, ऐसा थोड़ी है कि कर्जा लिया है तो और कर्जा बढ़ा करके जाना है। तो जो कर्जा लिया है, जो पिछले जन्मों में आपका कार्मिक अकाउंट बना है, उस कार्मिक अकाउंट को जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये 6th हाउस का वो था, एस्ट्रोलॉजी की बात चली, थोड़ी सी बताई। नेक्स्ट टाइम किसी चीज़ को, किसी की कुंडली लेकर बैठूंगी, आज भी सोचा था, एक लोग की कुंडली बताई भी थी, मैंने सोचा था आप लोग को वही डिस्कस करूंगी, बट टाइम चला गया इन सारी चीज़ों में। तो नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक लेंगे। पर उपवास करिए और जो भी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या हमारे यहाँ बोलते हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो करिए। इसी के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।